जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन को आज डिस्कस करेंगे, वो है एचपीएलसी पे एनालिसिस पे जो आप स्टैंडर्ड और सैंपल्स बनाते हैं वो किस तरीके से आपको बनाने चाहिए और उसमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको सामने रखने चाहिए। अगर आप उसमें केयरलेसनेस करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके एनालिसिस पे आते हैं, तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फोकस रहेगा हमारा ये कि एचपीएलसी पे स्टैंडर्ड और सैंपल्स आपको किस किस स्टेप को फॉलो करते हुए बनाने चाहिए, ये आज का हमारा फोकस है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो एचपीएलसी यूजर्स हैं, एचपीएलसी ऑपरेटर हैं, उनके लिए बड़ी बेनिफिट वीडियो है। बात करते हैं एचपीएलसी पे स्टैंडर्ड्स और सैंपल्स प्रिपरेशन की। देखिए, जब भी एचपीएलसी पे स्टैंडर्ड और प्रिपरेशन करते हैं आप या सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, ये बड़ा क्रिटिकल एरिया है। एचपीएलसी पे जाने से पहले वाली जो वर्किंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स करते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एनालिसिस पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो पहला स्टेप है आपका ग्लास फेयर्स हैंडलिंग का, यानी एचपीएलसी के जो ग्लास फेयर्स है, जो इसमें आपने स्टैंडर्ड बना रहा है, सैंपल बनाना है, जो आपने पाइपेट्स यूज करनी है, जो आपने एचपीएलसी की वायर्स यूज करनी है, उनको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सही तरीके से वॉश एंड ड्राई होना चाहिए। वेट गिलास यूज नहीं करने चाहिए। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि गिलास बस वॉश नहीं है, लोग जल्दी से वॉश करके गीले गीले गिलास यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वेइंग की एक्यूरेसी में आपको प्रॉब्लम आता है और रिजल्ट में फर्क आ जाता है। इसलिए गिलास पेयर्स को जब भी यूज करें वो बिल्कुल क्लियर और वॉश होने चाहिए और बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, ठीक है। इनकी अगर कंटामिनेशन होती है, लेट सपोज अगर आपने देखा जो डिटर्जेंट्स आप यूज करते हैं वॉशिंग के लिए, उनमें कोई ओपैकपन नजर आ रहा है किसी गिलास वेयर में, नीट एंड क्लीन नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके एनालिसिस पे आता है। कोई भी इंप्योरिटी एनालिसिस में जा सकती है। कोई कंटामिनेशन चली गई और एचपीएलसी को आप सिस्टम में कॉलम में जा रही है, तो कोई ब्लॉकेज किस फॉर्म में भी आपके पास आ सकती है, जिससे क्या होगा, आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो सकता है, तो आपकी एनालिसिस पे इफेक्ट करेगा। डेफिनेटली आप एनालिसिस को रोकेंगे जब सिस्टम का प्रेशर ही हाई हो गया, तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे। इसीलिए ये कंटामिनेशन वहां भी जा सकती है। दूसरा, कोई ऐसी इंप्योरिटीज जा रही है जो आपके क्रोमोडोग्राम में सामने नजर आ जाए, आपका स्टैंडर्ड क्रोमोडोग्राम चल रहा है और कोई नई पीक सामने नजर आ रही है, अननोन अनवांटेड सॉल्वेंट पीक्स अपनी जगह होती है, तो लेकिन आप सोचेंगे कि अब ये क्या आ गया, तो डेफिनेटली ये जो कंटामिनेशन वाला इफेक्ट है जो आपके एनालिसिस का स्टैंडर्ड सैंपल का, ये वहाँ खुद ब खुद शो हो रहा होता है, तो जो आपकी इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम करता है। इंटीग्रेशन में आपको डेफिनेटली आप सिस्टम भी आप रोकना पड़ जाता है कि आप क्या करें, ये कोई नई चीज नई पिक सामने नजर आ गई, वो क्या कंटामिनेशन होती है। क्लियर। जब भी ग्लास पर चूज करना है, नीट क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। दूसरा स्टेप है सैंपल स्टैंडर्ड के वेइंग का। इसमें भी लोग क्या करते हैं कि जो रिकमेंडेड वेट है उससे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ले लेते हैं, तो उसका इफेक्ट भी आपकी एनालिसिस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे रिकमेंडेड है स्टैंडर्ड का वेट 50 मिलीग्राम, तो आप ले रहे 55 ले लिया आपने, 65 मिलीग्राम ले लिया, 40 मिलीग्राम ले, नो प्रॉब्लम, मैं तो कैलकुलेशन में यूज कर लूंगा, एग्जैक्टली यूज कर लेंगे, लेकिन वो आपका वेट सेट है, मेथड के लिहाज से सेट है, तो आप उसको बहुत ज्यादा बहुत हाई कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी पीक की शेप में, पीक रिस्पॉन्स में आपके सामने आएगा। आपकी पीक बहुत ज्यादा हाई हो गई 60 मिलीग्राम पे, 40 मिलीग्राम पे बहुत ज्यादा लो हो गई, बहुत ज्यादा लो हो गई, तो डिटेक्शन लिमिट में ही नहीं आ रही, फिर आपको पीक कैलिब्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हाई हो गए तो मैं भी हाई कंसंट्रेशन से, आपको पता है ना क्या हो सकता है कि आपकी पीक की शेप खराब हो सकती है, आपका टेलिंग फैक्टर बढ़ सकता है, तो इसीलिए ये सारी ट्रबल शूटिंग आपको जहन में रखनी है। तो जो भी आपका रिकमेंडेड वेट है 50 मिलीग्राम है, तो वो वेट ले। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ये भी सुन लिए, अगर आपका 50 मिलीग्राम वेट लिखा है तो लोअर साइड पे हमेशा वेट ले। वेट 49.9 ले ले, 49.7 ले ले, 49.8 ले ले, बेस्ट रिकमेंडेड है। लेकिन आप ले रहे 50 पॉइंट समथिंग, 50 पॉइंट अबव ले रहे, तो अबव साइड पे वेट हमेशा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि एक्यूरेट 50 भी नहीं लेना। इस पे भी सवाल उठ जाएगा कि भाई ये कोई एनालिस्ट था या जिन था कि जिसने बिल्कुल एक्यूरेट वेट ले रहा है, तो बिल्कुल 50 मिलीग्राम इसका बैलेंस को वेट शो कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन रेज कर देता है। इसलिए वेट जब भी लेना है 50 मिलीग्राम रिकमेंडेड है, तो उसके राउंड अबाउट लेना है। 49 पॉइंट समथिंग ले ले, 49.8 ले ले, ये बेस्ट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टैंडर्ड की बारी, तो स्टैंडर्ड सैंपल की बारी, तो उसमें भी आपने एक्यूरेट लेना है। सैंपल में लेट्स आपको पता है ना 50 मिलीग्राम आपका जो स्टैंडर्ड वेट है, तो सैंपल में डेफिनेटली वो सेट होता है, तो उसका ग्रेनुल टेबलेट के ग्रेनुल है या कैप्सूल का सिरप का पाउडर है, तो उस फॉर्म में उसकी फॉर्मुलेशन के लिहाज से वेट कुछ और होता है। अगर 60 मिलीग्राम वेट आपने जो स्टैंडर्ड का मैच करना है, तो मैं भी सैंपल वेट आपको 65 मिलीग्राम लेना पड़ जाए, 600 मिलीग्राम ले जाए, 500 मिलीग्राम लेना पड़ जाए, या 1 ग्राम लेना पड़ जाए, जिसके अंदर इक्विवेलेंट 50 मिलीग्राम वेट होगा, वो सेट होता है फॉर्मुलेशन के लिहाज से। तो उसमें भी बहुत ज्यादा ऊपर और कम वेट नहीं लेना, एक्यूरेट वेट लेना, ताकि आपकी
उसका इम्पैक्ट आपके पीक पे ना है, आपके सिस्टम में ना है, एक्यूरेटली वेट जो एज पर मेथड चल रहा है वो चीज़ सामने आपके। अच्छा, दूसरा स्टेप है प्रिपरेशंस का। जो डाइल्यूएंट आप यूज़ करते हैं, डाइल्यूएंट का हमेशा एक्यूरेट बनाएं, सही तरीके से बनाएं, उसमें भी हॉकी बेकी आप नहीं करें। जो मिक्सिंग कर रहे हैं किसी डाइल्यूएंट को लेके, अगर कोई डाइल्यूएंट में आपका बफर यूज़ हो रहा है तो पीएच को एक्यूरेट मेंटेन करें, कभी भी पीएच ऊपर नीचे नहीं करें। पीएच का बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है आपके एनालिसिस पे। इसके वाले से मेरी बहुत सारी वीडियो पहले ही मौजूद है। तो जो डाइल्यूएंट है वो एक्यूरेट ले लें। दूसरा, जब आप वेइंग कर लें, एक और वेइंग के तरीके में याद रखिएगा, लोग क्या करते हैं, बटर पेपर पे वेट लिया और वो बटर पेपर कोनिकल फ्लास्क के ऊपर ऐसे लगा के छोड़ देते हैं और फिर उसको किसी जो आपका डायल्यूएंट होता है उससे डाल रहे होते हैं और बटर पेपर खाली करके फिर बाहर फेंक रहे होते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। इस तरीके से आपकी एक्यूरेट वेट आपको नहीं जाता। हमेशा वेट लें, नेगेटिव में वेट लें। नेगेटिव में वेट, नेगेटिव समझ ना किस तरीके से, यानी आपने बैलेंस पे बटर पेपर रखा, उसको टेयर किया, उसके ऊपर अपना जो एक्यूरेट वेट है 49.9 आया तो आपने बैलेंस को दोबारा टेयर कर दिया, जीरो कर दिया। फिर अब वो बटर पेपर जो है आप अपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर पोर करेंगे वेट, फिर खाली बटर पेपर को बैलेंस पे रखेंगे, जो वो नेगेटिव वेट शो कर रहा होगा 49.7, 49.6, तो वो एक्यूरेट वेट होगा, वो आपका सही वेट है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक्यूरेट वेट जाएगा। जो बटर पेपर अंदर कोनिकल फ्लास्क के अंदर लगाते थे फिक्स करके, फिर बैलेंस से बटर पेपर धो रहे होते हैं, वो गलत प्रैक्टिस है। उस तरीके से सही वेट आपका नहीं जाता। जो मैं बता रहा हूँ नेगेटिव आपने वेट लेना है, उससे आपका एक्यूरेट वेट जाता है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेट की आप एक्यूरेट नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके एनालिसिस में कैसे पता चलेगा। आपने लिखा है 49.7, वो एक्यूरेट में हो गया 49.5, तो बहुत बड़ा फर्क आ जाए, आपकी कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा। इस तरीके से आपने वेइंग करनी, ठीक है, याद रखिए। और बैलेंस का कैलकुलेट होना जरूरी है। बैलेंस हमेशा कैलकुलेटेड होता है, फिर आप वेइंग करते हैं। फिर आपको डिजोल्व करने का फेनोमेना आता है। तो बैलेंस को जो वेइंग आपने ले लिया, कोनिकल फ्लास्क के अंदर ले लिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपने ले लिया, सैंपल भी ले लिया, स्टैंडर्ड भी ले लिया, तो जिनको जब भी डिजोल्व करें तो अगर 100 ml की फ्लास्क है तो 60 या 80 ml तक आप वॉल्यूम को रख के फिर डिजोल्व करें। लोगों की प्रैक्टिस ये भी देखने में आती है कि जो कोनिकल फ्लास्क है पूरा वॉल्यूम उसके अंदर फिल कर देते हैं और उसको सोनिकेशन में लगा जाते हैं ताकि हम आराम से दूसरे काम कर ले, हमारी चीज़ डिजोल्व हो चुकी है। इससे आपकी एक्यूरेट वेट नहीं आता, इससे आपकी एक्यूरेट एनालिसिस नहीं आती, आपके रिजल्ट में फर्क आता है। 60 ml तक वॉल्यूम रखे, सही तरीके से पहले 5-6 मिनट उसको 2 मिनट हैंड से शेक करें, शेकिंग करें अपने हैंड्स के साथ, या अगर आपके पास शेकर है, मशीन शेकर जो लेबोरेटरी में होती है उस पर लगा दें, शेकर होने दें, फिर उसको सोनिकेटर पे लेके जाए। बेस्ट तरीके से आपकी जो वेइंग की जो डिजोल्व होता है, आपका जो सॉल्वेंट है, स्टैंडर्ड है या सैंपल है, वो सोनिकेटर पे होता है। अल्ट्रापास सोनिकेटर पे आप 10 मिनट तक अपने सैंपल को रख के कैप को हटा के, ठीक है, और सही तरीके से डिजोल्व हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी वेइंग सही तरीके से डिजोल्व हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब सोनिकेटर से हटाएं तो उसको 2 मिनट के लिए छोड़ें, वो गर्म हो जाता है, उस पर टेम्परेचर भी होता है। फिर उसके बाद उसको आप डिसॉल्व करें। अगर आपको हॉट प्लेट फिनोमेना नहीं है, बास कंपाउंड सैंपल्स ऐसे होते हैं कि उनको हॉट प्लेट पे गर्म भी किया जाता है, वो मेथड टू मेथड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। मैं आपको सोनिकेटर वाला स्टेप बता रहा हूँ कि ये हर जगह पे आपको करना पड़ता है। स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड तो प्योर होता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन सैंपल के केस में आपको लाजमी करना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद इस डिजोल्व करने के बाद, वॉल्यूम मेकअप करने के बाद, फिर जो आपकी पाइपेट्स होती हैं उनमें याद रखिए, अगर आपने सेकंड डाइल्यूशन बनानी है, कभी भी ग्रेजुएटेड पाइपेट ऐसे प्रिपरेशन में यूज़ नहीं करते। ये भी प्रैक्टिस मैंने देखी है कि लोग ग्रेजुएटेड पाइपेट यूज़ कर लेते हैं। अगर 10 ml लेके दोबारा सेकंड डाइल्यूशन बनानी है 5 ml या 2 ml, तो उसमें ग्रेजुएटेड पाइपेट यूज़ करते हैं। ग्रेजुएटेड पाइपेट कभी यूज़ नहीं होती है। ऐसे के टेस्ट के लिए हमेशा बल्क पाइपेट यूज़ होती है, वो वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट कहलाती है, उससे आप नेक्स्ट डाइल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो उसका भी नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है, कंटामिनेटेड, डस्टी या उसमें कोई सॉल्वेंट लगा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका कंटामिनेशन नहीं जानी चाहिए। मकसद क्या होता है, कंटामिनेशन को रोकना। इससे क्या होता है, अगर आप गिलास पर नीट एंड क्लीन नहीं है तो कंटामिनेशन डेफिनेटली आपके सिस्टम में जाती है, आपके सिस्टम को इफेक्ट करती है। सेकंड डाइल्यूशन लेने के बाद फिर आपको उसको वॉल्यूम मेकअप करें। जो हेजी सॉल्वेंट होता है आपका सैंपल, तो डेफिनेटली अगर टैबलेट्स के ग्रेन्यूल्स है या सिरप का पाउडर है, सिरप है या किसी कैप्सूल का पाउडर है, तो उसकी जब मिक्सिंग करते हैं फर्स्ट डाइल्यूशन तो डेफिनेटली हेजी होती है। तो इसीलिए मेथड में लिखा होता है इसको वॉटमेंट 41 या 42 से फिल्टर करें। तो उससे फिल्टर करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि अगर वही फाइनल डाइल्यूशन होती है तो उसको एक्रोडिस से डायरेक्ट फिल्टर कर लेते हैं। जो स्वेनी फिल्टर होता है ना, स्वेनी लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो सिरिंज के आगे लगा के स्वेनी, वो एक्रोडिस ऑर्डर वाली भी मिलती है और आपके पास फिल्टर भी आते हैं 0.4 मिलीपोर्स के, 0.425 के या 0.22 के, फिल्टर करके भी दोनों तरीके से फिल्टर करते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वॉटमैन वाला स्टेप स्किप कर देते हैं
यानी वॉटमैन से सिरप को अपनी हेजी पाउडर को फिल्टर नहीं किया और डायरेक्ट उसमें से स्वेनी से फिल्टर जो होता है एलेक्ट्रोलाइट उससे लेके डायरेक्ट वाइल फिल कर देते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, इससे भी इम्प्योरिटी कंटामिनेशन जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए बेहतर है किसी स्टेप को बाईपास नहीं करे प्रिपरेशन के दौरान। अगर वॉटमैन 41 लिखा है कि आप उससे पहले अपने सॉल्वेंट को फिल्टर करें और फिर उस सॉल्वेंट को आप अपने स्वैनी या 0.45 से फिल्टर करें, तो कभी भी डायरेक्ट 0.45 से फिल्टर नहीं करें। वॉटमैन वाले स्टेप को पहले अप्लाई करें, उसके बाद वाले फिर स्वैनी फिल्टर जो आप यूज कर रहे हैं वो यूज करें। इसके बाद फिर आपके सैंपल कलेक्ट करते हैं HPLC की वाइल्स के अंदर जो 2 ml की या 1.5 ml की होती है। फिर उन वाइल्स को आप मेंशन करते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये ब्लैंक है, ये जो भी है जितने नंबर ऑफ सैंपल्स है, फिर HPLC में जाके आप एज पर सीक्वेंस आप कमांड दे रहे थे। इसी तरीके से आपने हमेशा स्टैंडर्ड से बनाना है, किसी स्टेप को आपने बाईपास नहीं करना है, कंटामिनेशन किसी सूरत में नहीं जानी चाहिए, डिजोल्व ठीक तरीके से करना है, मिक्सिंग ठीक तरीके से करनी है, वेइंग एक्यूरेट लेना है। अगर किसी भी स्टेप पे आप आगे पीछे करते हैं चीज़ों को, तो इसका इम्पैक्ट आपके सिस्टम में खुद ब खुद आपको नजर आने लग जाता है। कहीं पे इंप्योरिटीज आ रही होती है, कहीं पे सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है कि आपका जो प्रिपरेशंस वाला एरिया है वो ठीक नहीं होता। इसलिए जब भी प्रिपरेशंस का एरिया काम करना, चाहे मोबाइल पे हो, उससे पहले मैं वीडियो मोबाइल पे बना चुका हूँ, या अगर आपकी सैंपल स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन से, उसको बड़े केयरफुली और बड़ी एहतियात से बनाना है, ठीक है। तो जब जो HPLC ऑपरेटर है, एनालिस्ट है, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है। जब भी उन्होंने HPLC पे काम करना है, इन स्टेप को फॉलो करना है, तो आप उनको HPLC एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो रिपीट एनालिसिस पे नहीं जाएंगे। और HPLC पे आपको पता है हमेशा रिपीट एनालिसिस से आपको बचना होता है और जो भी काम करना होता है RFT के फिनोमेना पर करना होता है, यानी राइट फर्स्ट टाइम। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिए ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।